तो बच्चों अब ये आपकी थर्ड क्लास है। तो उस थर्ड क्लास में हम लोग सबसे पहले आने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस को देख करके आपको लगेगा कि ये क्वेश्चंस वाकई में बहुत इजी है। तो ये बच्चों जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है और अगर आप अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठे हैं तो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, उन एग्जाम्पल्स को ओपन कर लीजिए, आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, करना स्टार्ट करिए, आप लोग को भी अटेम्प्ट करना है। Let A, B, C, D and P be any non-zero distinct real numbers such that A square plus B square plus C square bracket B square minus ऐसा कोई रिलेशन इक्वल टू 0 दिया है। अच्छा बच्चों, मैंने एक बात बड़ी ऑब्जर्व किया है, बच्चे क्वेश्चंस को पूरा सही ढंग से पढ़ते नहीं है। अब ये क्वेश्चन, ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार सही ढंग से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन दी रहती है। आप लोग को ध्यान होता है सिर्फ इक्वेशन पे, ये ध्यान ही नहीं देता है कि आप लोग की यहाँ पर ए बी सी डी जीरो हो नहीं सकते, ए बी जीरो डिस्टिंक्ट है, इन सब बातों पे भी ध्यान देना होता है। बाय द वे, यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन की हेल्प से आपको इन 4 ऑप्शंस में से सही जवाब देना है। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो क्या है कि ए बी सी डी आर इन जीपी विद कॉमन रेशियो पी। तो आपका जो सही जवाब है वो पहला वाला जवाब है। तो पहला वाला जवाब आपका सही है। आई थिंक काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। क्या मेरे को ये करने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो आप हमको बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं अभी कर देता हूं यहाँ पर आपके पास, जस्ट वेट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब आप देखिए, आपको पूरा नजर आ रहा होगा। अब नजर आ रहा है पूरा? देखिए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले वैभव आगे आया है और वैभव ने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया है। वैभव ने कहा कि सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं सर, तब जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bcp माइनस 2cdp प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन जाएगा। अब जो आपको टर्म्स कंबाइन करने होंगे, एक ये वाला टर्म लीजिएगा, एक ये वाला टर्म लीजिएगा और एक ये वाला टर्म लीजिएगा। जरा लेने की कोशिश करिए तो बनेगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या समझ में आया? फिर देखिए बच्चों, एक दूसरा टर्म ये वाला लीजिए, एक ये वाला लीजिए और एक ये वाला लीजिए। जरा इस तरह से टर्म्स लेते चाहिए बच्चों। बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp प्लस सी स्क्वायर। ठीक है वनीशा? ओके। थर्ड वाला सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर। तो बच्चे अपने टारगेट को मत भूलिए। आप लोग चाहते हैं कि आपको एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, तो कम से कम इतना पढ़ने की कोशिश करिए कि आपको कॉलेज तो मिल ही जाए एटलीस्ट। तो ये क्या बन जाए? ये बन जाएगा AP माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? BP माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? CP माइनस डी का होल स्क्वायर बन गया। और वैभव जानता है कि सर 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम अगर 0 है तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम तभी 0 हो सकता है जब सर ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। यानी कि 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 करने के लिए हमें इन तीनों को 0 करना पड़ेगा। तो सर P की वैल्यू एक जगह से आ जाएगी B अपॉन A, दूसरी जगह से आएगी C अपॉन B और तीसरी जगह से आएगी D अपॉन C। और बच्चों ध्यान से देखो, आप ये देख सकते हो इस रिलेशन को देख करके कि ABCD किसमें है? GB में है और विद कॉमन रेशियो P। क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन 1 वाला है। समझ में आ गया संदर्भ? तो कितना आसान क्वेश्चन था जो आप लोग छोड़ने वाले हैं एग्जाम में। तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया बेटा तुम्हारा। ओके। तो आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि यार ये सब क्वेश्चंस जेईई मेंस में है, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। ये देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो फिजिक्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैथ्स में डाला गया है। The position of moving car at time t is given by that
where A, B, C are real numbers greater than 1, then average speed of a car over the time interval t1 से t2 is attained at the point. एवरेज स्पीड निकालनी है, फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही। ओके, यहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ कंटिन्यू करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को भी हम लोग ध्यान देते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th का हम लोग मानते हैं, क्लास 10th का क्वेश्चन भी जेईई मेंस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्लास 10th का है, ये जेईई मेंस में दिया गया है, ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सभी बच्चे लिखना जानते हैं। और अगर आप इतना जानते हैं तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं, और ये क्लास 10th का क्वेश्चन जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है। तो बच्चों क्या आप लोग रेडी हैं? ये है क्वेश्चन। तो ये बच्चों 11th क्वेश्चन है, सभी बच्चों को खुद से करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं और आप मेरे को बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग भी होल्ड कर देता हूं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपके पास इक्वेशन जो गिवन है उससे आप पहले सम ऑफ रूट्स निकालिए। तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, 64 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, वो 256 हो जाएगा। और बच्चों जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है अल्फा की पावर 3/8 अपॉन बीटा की पावर 5/8 प्लस बीटा की पावर 3/8 अपॉन अल्फा की पावर 5/8। क्या यहां तक समझ में आया? अब बच्चों हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा की पावर 5/8, बीटा की पावर 5/8, तो अल्फा की पावर 5/8 अल्फा की पावर 3/8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/8 प्लस 5/8 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना गिवन है? 64, और नीचे अल्फा बीटा का होल पावर 5/8 है, यानी कि 256 की होल पावर 5/8। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ओके बच्चों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस लेवल के एग्जाम में चल रहे हैं, यानी क्वेश्चंस हैं लेकिन आप लोग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो अभी तो मैं वो क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जो आपसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। फंक्शंस तो आपने काफी बड़े लेवल पे पढ़ा है, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा है। क्या ये फंक्शन का क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है? क्या ये फंक्शन का क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल ट्राई करिए। फंक्शन का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे ऑप्शंस भी आपके पास हैं। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं इसको आगे खींच ले जाऊं। कर सकते हैं फंक्शंस का क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक फंक्शन का क्वेश्चन है। तो बच्चों ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके फंक्शनल इक्वेशंस का है। फंक्शनल इक्वेशंस में आपको बताया गया है कि कभी भी fx + y = fx × fy का रिलेशन होता है, तो फंक्शन आपका e की पावर λx या e की पावर kx टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शनल इक्वेशन को देख करके हम ये तो समझ गए कि फंक्शन किस टाइप का है। अब हमारे पास दिया एक रिलेशन, समेशन में लिखा है कि x 1 से जा रहा है इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसका मतलब f1 क्या होगा? e की पावर 1 लैम्डा, f2 क्या होगा? e की पावर 2 लैम्डा, समझ रहे हैं? f3 e की पावर 3 लैम्डा, ऐसे करते करते कहां तक है? इनफाइनाइट तक, यानी e की पावर इनफाइनाइट तक आपको जाना। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, अगर ये सीरीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक जीपी का फॉर्मेशन और जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a/1 - r। उसको अगर हम लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से e की पावर लैम्डा निकल के आ जाएगा। e की पावर लैम्डा इज 2/3। ध्यान से देखो बच्चों, e की पावर लैम्डा आप निकाल चुके हैं, दिस इज 2/3। और फंक्शन आपका क्या था? e की पावर लैम्डा x। तो e की पावर लैम्डा x को हम लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा टाइम्स x। e की पावर लैम्डा आप निकाल चुके हैं, दिस इज 2/3 की होल पावर x, यानी f4 आपका क्या होगा? 2/3 की होल पावर 4। f2 क्या होगा? 2/3 की होल पावर 2, और यानी f4/f2 करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, व्हिच इज इक्वल टू 4/9। नहीं समझ में आया?
आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्या इसको कर दूं क्या? एक्चुअली में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये फंक्शन जब स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है तो पहली फंक्शनल इक्वेशन, हम लोग तो 8 तरह की पढ़ाते हैं, ये तो सिर्फ पहली फंक्शनल इक्वेशन पे क्वेश्चन। ओके, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा बेसिकली क्वेश्चन किस तरह से है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? एनीवन? कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है बच्चों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अभी क्लास 12 के काफी सारे क्वेश्चन है जो मैं नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि अभी क्लास 12 का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन है तो फिजिक्स का ही और मैथ्स में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको करेंगे, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, फिर से ये मैथ्स में दिया हुआ है, तो ये मैं आपको करा दूंगा। तो अगेन फिजिक्स का क्वेश्चन आपके पास, ये हो गया। अब आप इसको करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फिजिक्स का क्वेश्चन मैथ्स में आ गया। तो बच्चों सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग एक फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर होता है क्लास 11 का, उसी से लेके करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास दिया है कि ए और बी यूनिट वेक्टर है, इस पे बहुत स्पेशलाइज तरीके से आपको ध्यान देना होगा। यानी इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, यानी इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 है और जो वेक्टर बी है उसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। इस पे आप स्पेशलाइज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों आपको अगर ए प्लस बी वेक्टर चाहिए, ए प्लस बी वेक्टर चाहिए, तो आप इसके मॉडुलस का स्क्वायर बताइए क्या होगा। किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल। क्या ये आप जानते हैं? जानते ही नहीं? ये रिलेशन भी नहीं जानते फिजिक्स में? मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट एक्स होता है, नहीं जानते? बस इसको आप लगा दीजिए क्योंकि ये तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा कुछ किया था। बताइए क्या आएगा? ए डॉट ए यानी मॉड ए स्क्वायर, फिर क्या आएगा? ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए यानी 2 टाइम्स ए डॉट बी क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है, प्लस बी डॉट बी यानी मॉड बी का स्क्वायर। नहीं आया? ये सारा काम फिजिक्स का चल रहा है अभी भी। मॉड ए यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। मॉड बी यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1। 1 + 1 2। फिर से लगाओ फिजिक्स, ए डॉट बी खोलो। ए डॉट बी कैसे खोलेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। मॉड ए मॉड बी क्या हो गया? 1। सिर्फ क्या बचा? 2 cos थीटा। अब थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, 2 कॉमन ले लो और दिल में खुशी पैदा करो क्योंकि 1 + cos थीटा आ गया। 1 + cos थीटा को देखते ही 1 को काट दो। कैसे काटोगे? ये देखो, ये तो देखते ही तुम लोग को रट जाना चाहिए। यानी कि a प्लस बी का मॉडुलस का स्क्वायर कितना निकल के आया? 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा। कितना आया? 2 cos थीटा बाई 2। बोलो आनंद आया? ठीक है बच्चों, हमको और क्या चाहिए? a माइनस बी का भी मॉडुलस चाहिए। जल्दी से हमको बता दो कितना आ रहा है। नहीं बता पाओगे? उसके स्क्वायर कंसिडर कर लो, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। यार तुम लोग इतने इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। चलो a डॉट ए क्या हुआ? मॉड ए स्क्वायर। a डॉट बी माइनस बी डॉट ए क्या हो गया? 2 टाइम्स a डॉट बी। माइनस माइनस प्लस, बोलो भाई 1 + 1 2, 2 - 2। a डॉट बी क्या हुआ? मॉड ए मॉड बी cos थीटा। मॉड ए मॉड बी 1, सिर्फ क्या बचा? cos थीटा। फिर से देखो दिल में खुशी पैदा हुई। हाँ ये देखो उसने बताया, ये cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, जिससे क्या बन जाएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास a प्लस बी का मॉडुलस आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। बोलो हाँ एक ही बात है, अपने आप लिख लो।
ओके, तो सभी में अब खुशी की लहर आ गई है, बिल्कुल मोदी की तरह। तो यहां हो गया √3 टाइम्स, ध्यान से देखिए आपको क्या निकालना था, √3 टाइम्स मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी, ये आपको इवेल्युएट करना। आ गया? तो बच्चों बता दो जरा, √3 टाइम्स क्या है ये, 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। √3 टाइम्स क्या है, 2 cos थीटा बाई 2। फिर ये क्या आ गया, ये हो गया 2 sin थीटा बाय 2। बोलो भाई ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप क्वेश्चन पढ़ो दोबारा, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको इस एक्सप्रेशन की कैसे वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। तो खुशी से चिल्लाओ, क्योंकि मैथ्स तो पढ़ी है क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें चिल्ला चिल्ला के बताया गया है कि a sin x प्लस b cos x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्या यही फॉर्म है cos x प्लस b sin x? बिल्कुल फॉर्म है। तो हमें क्या चाहिए, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए हमारे पास आंसर निकल के आने वाला है, और एक बच्चे ने कंफर्म भी कर दिया कि सर इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी है, 4। दिस इज योर आंसर। इजी था क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ी है, बिल्कुल आइडिया नहीं तुम लोगों को डॉट प्रोडक्ट क्या है क्या है। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, इजी है ना, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। अरे ये रिवाइज वाला वर्ड ना बताया करो, जिंदगी में कभी कोई चीज रिवाइज वर्ड न लगाया करो, ऐसे तो जिंदगी में कुछ रिवाइज नहीं हो पाएगा। चलो फिर से देखो क्लास 10th का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ क्लास 10th। थोड़ा सा इजी कर दें क्या, हाइट एंड डिस्टेंस आती है कि नहीं आती है, कर दें कि दूसरा क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ, दूसरा करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी है, क्वेश्चन नंबर 2। लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करो, इसमें तो मैं बिल्कुल भी आइडिया नहीं दूंगा करने का। ये आ गया क्वेश्चन, लिखा है लेट p and q be two positive numbers such that p plus q is equal to 2, p की पावर 4 plus q की पावर 4 is equal to 272, then p and q are the roots of equation। JEE मेंस दूसरा सेट, नहीं अभी, हाँ दूसरा सेट। वो पहले क्वेश्चन निकाल के आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन कितने सारे करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर सम ऑफ रूट्स गिवन है 2, आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो बच्चों जो p की पावर 4 है प्लस q की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस क्या आएगा 2 टाइम्स p स्क्वायर q स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे ना। और अगर बच्चों आपको p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, वो होगा p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। ये सब डाटा यूज करेंगे ना धीरे धीरे करके, इसी से हमारा PQ निकल आएगा, और जब PQ निकल आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इनको यूज करेंगे, उससे फिर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, और आपका फाइनल क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिए, सोचते मत रहिए, देखते मत रहिए, काम जरूर करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो गया, और बच्चों और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी प्लेन स्ट्रेट लाइन स्पेस ये सब नहीं पढ़ाया है, तो वो भी आप सब कर सकते हैं। हम लोग बैक टू पवेलियन वापस आते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं। ये है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। नहीं, डायग्राम क्वेश्चन में नहीं होता है, अगर हिंट चाहिए नहीं आती हाइट एंड डिस्टेंस। अच्छा, सभी बच्चे जो बैठे हुए हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो
बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें देखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द हिल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। ठीक है, आई थिंक ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टुवर्ड्स द टॉप up a slope inclined at an angle 30 degree to the horizontal, the angle of elevation of the top of the hill becomes 75 degree. Then the height of the hill is. तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन का डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बाकी डायग्राम ये है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं। उसके बच्चों यहाँ जो पूछा गया है वो है द हाइट ऑफ द हिल। हिल यानी कि जो हाइट है वो कैपिटल एच है, कैपिटल एच आपको निकालना है और वो यहाँ पे 80 ही निकल के आ रहा है क्योंकि वहां पे मैंने 80 ही मार्क किया। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप इस डायग्राम को यूज करिए और ज्यादा से ज्यादा जो नोटेशंस है उनका इस्तेमाल करिए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ज्योमेट्री है ये सब थोड़ा सा ध्यान से इसको यूज करिए, क्वेश्चन हो रहा है, एंगल्स वगैरह प्रॉपरली लिखिए और देखिए आपसे कहाँ पे नहीं निकलना वो हमको बताइए तो हम देखें कहाँ नहीं निकलना है। ओके, मेरे को समझ में आ गया। आप हो सकता है हमने पहली तरीके से किया था तो हमारा बड़ा हो गया था, हो सकता है आप भी वैसे ही कर रहे हो। आप लोगों ने साइन रूल पढ़ा है? साइन रूल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नाम का एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, इसमें साइन रूल होता है। जैसे a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c, इसको हम लोग साइन रूल कहते हैं। साइन रूल को यूज करके क्वेश्चन और भी जल्दी से किया जा सकता है। ठीक है, तो बाय द वे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने लिखा है फाइनली bd अपॉन साइन 135, तो bd अपॉन साइन 135 यानी कौन सा ट्रायंगल हम यूज कर रहे हैं? ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए, ये ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को हम यूज कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है ओबीडी। ओबीडी ट्रायंगल में हम साइन रूल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? बीडी अपॉन साइन 135, क्योंकि कि समझ गए ना, बीडी अपॉन साइन 135। उसके बाद क्या लिखा? 80 अपॉन साइन 30। क्या बात क्लियर है भाई? 80 क्या है? साइड है, ये देखो साइड ये है ना 80, 80 के सामने वाला एंगल कौन सा है? 30, तो 80 अपॉन साइन 30 और 80√2 अपॉन साइन 135। हमने साइन रूल यूज किया और साइन रूल को यूज करके मैंने यहां से बीडी निकाल लिया और बीडी हमारा निकल के आया 80√2 और बीडी आ गया, तो बीडी को यूज करके हमने डीसी निकाल लिया क्योंकि हमारे पास एंगल दिया था 45 डिग्री, उसका यूज करके मैंने डीसी निकाल लिया और डीसी हमारा 80। तो साइन रूल को भी मौके पे लगाने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का आइडिया होना चाहिए, वरना यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपके बढ़ जाएंगे अगर आप ज्योमेट्री नहीं यूज करेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन करने में भी समय लगेगा। लग रहा है ना समय? एग्जैक्ट आंसर नहीं निकलना होगा। तो ये क्वेश्चन को करने का तरीका है, तो आप इसको देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। 75, 90, ये 60, ये 135, ये सारे एंगल्स अब आपको पता है और जैसे चाहे क्वेश्चन को सॉल्यूशन में देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको अभी भी बता सकते हैं। क्वेश्चन की ज्योमेट्री में किसी भी सॉल्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अभी भी बता सकते हैं। सॉल्यूशन पूरा आपके सामने है। हमने एक ट्रायंगल यूज किया है सबसे पहले OAB, तो OAB ट्रायंगल को यूज करके मैंने साइन 30 लगाया है और उससे मैंने OA निकाल लिया है और OA मैंने निकल के आया 40 और ये OA जब हमारा 40 निकल के आया उसके बाद हमने सारा काम चालू कर दिया। OA 40 है तो EC भी 40 है, तो इस तरह से हमने किया। और अगर ये ज्योमेट्री नहीं यूज करेंगे और इस ज्योमेट्री के बिना करेंगे तो उसके भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? साइन रूल। जैसे ही आप साइन रूल लगाएंगे तो आपका बहुत ही जल्दी से साइड निकल के आ जाएगी बीडी और बीडी निकल गई तो डीसी निकल आएगी और आपको एक्चुअली में डीसी ही निकालना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन टफ लग रहा है? ये हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और ये पहले जेईई एडवांस में था जो जेईई मेंस में डाला गया था। लेकिन अगर आपको ज्योमेट्री वगैरह सब क्लियर है तो आप निकाल भी सकते हैं। निकला बेटा? हो गया। टाइम ज्यादा लगा, मेरा भी लगा था, मैंने बताया मेरा लगा था टाइम ज्यादा। मेरा टाइम ज्यादा इसलिए लगा था, मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत सोच लिया था डायरेक्शन में, तो इसलिए मेरा भी टाइम लग गया था। ओके बच्चों, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो
अब आप लोगों को लग रहा होगा कि वाकई में क्वेश्चंस जो हैं हो सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। तो बच्चों मैं आपको अब दिखाता हूँ एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, वो आपको दिखाई देने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी इंटीग्रेशन। आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको एनसीईआरटी में ऐसा इंटीग्रेशन बताया है। वहां डिनोमिनेटर में याद करिए मिसलेनियस एक्सरसाइज थी चैप्टर 7 की, वहां पे sin 2x था और sin 2x को मैं +1 -1 करके एडजस्ट कर रहा था, अगर आपको याद हो तो। और फिर डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव बना रहा था, याद करो। यानी कि sin 2x को याद करो, मैंने ऐसा लिखना बताया था, ये देखो आपकी स्क्रीन पे। और फिर sin 2x को मैंने इस तरह से लिख दिया था, ध्यान दो अगर तुम्हें याद आ रहा है। sin 2x को हम लिख सकते हैं 1 - sin x + cos x का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सिर्फ √sin 2x था, इन्होंने लिख दिया 8 - sin 2x, और बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन्होंने कहा इसका आंसर भी दे दिया और आंसर में पूछा है कि बताओ ए और बी क्या है, बस उस पे वैल्यू डाल के बता। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके सामने दोबारा है इंटीग्रेशन का, हल्का सा चेंज किया है, बस √sin 2x ने डाल करके √8 - sin 2x कर दिया है, बस इतना सा चेंज करके क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। अब आपके पास है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं। तो ये भी बच्चों जेईई मेंस का ही क्वेश्चन है, और आपने देखा इसमें ये एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 7 का क्वेश्चन है, और आपने देखा कि sin 2x का एडजस्टमेंट मैंने आपको काफी बार बता रखा है, वही एडजस्टमेंट यहाँ पे यूज करना है, और आपको √a² - x² का फॉर्मूला बन जाएगा जो sin इनवर्स x बाई होता है। जैसे इसको अप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका आंसर निकल आएगा 1,3। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों अब जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस का है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है पहले वाले क्वेश्चन से काफी आसान है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है, जो पहले वाले क्वेश्चन से काफी आसान है। और इस क्वेश्चन को आपको तो अभी इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सेपरेट करके बड़ा कर देता हूँ। हाँ बेटा, हाँ 2020 मेरे पास सारे सॉल्व है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाइट एंड डिस्टेंस 2020। तो करिए बच्चों, उसको करना स्टार्ट करिए। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो डायग्राम तो आपने ऐसा ही कुछ बनाया होगा। दो पोल है, उनके बीच की 150 मीटर डिस्टेंस है, और उसके मिडिल पॉइंट पे, दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के मिडिल पॉइंट पे एक ऑब्जर्वर है, वो दोनों को देखता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री, एक थीटा है तो दूसरा 90 - थीटा। इस कंसेप्ट को बच्चों यूज करेंगे और थोड़ी ज्योमेट्री यूज करेंगे, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगी, छोटे वाले टॉवर की हाइट यानी कि h निकल के आ जाएगी, और वो h आपकी अभी वनीशा ने कंफर्म कराई है 25√3। तो ये सभी का आ गया होगा, आपका भी आया, अभी कर रहे हो, करो करो बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ, हम कर दे फिर पूरा सॉल्व। नहीं तो बच्चों ये एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके जेईई मेंस 2020 के एग्जाम में दिया गया है। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्किल x² + y² = 36 व्हिच इज आउटसाइड द y² = 9x। तो पहले बच्चों आप बाउंडेड एरिया निकाल लीजिए, और उसके बाद सर्किल के एरिया में से बाउंडेड एरिया माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आउटसाइड वाला एरिया निकल के आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है, ये एनसीईआरटी का एमसीक्यू है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। बच्चों जल्दी से इसको कर लीजिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी जो हम नहीं लेंगे।